नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है आपके बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10 मिनट रोज आपके बच्चे के भविष्य को बदल सकते हैं? आज के दौर में आईक्यू की बात काफ़ी होती है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आईक्यू काफ़ी नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा स्किल है जो आपके बच्चे को लाइफ में ट्रूली सक्सेसफुल बना देता है। आपके बच्चे को ही नहीं, अपने आप को भी। आज हम ऐसी 10 पावरफुल स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जो आपके बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकती है। पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहती हूँ। रवि नाम का एक 15 साल का बच्चा मेरे यहाँ पे आया और पेरेंट्स उसको लेके आए काउंसलिंग के लिए। उनके पेरेंट्स परेशान थे कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो एंशियस रहता है और विड्रॉन रहता है। स्कूल में भी उसके अच्छे दोस्त नहीं थे और टीचर्स भी कंप्लेंट्स करती ही रहती थी। आइए देखते हैं कि मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस की स्ट्रैटेजीज को अपना के रवि में किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लाई। सबसे पहली चीज़ जो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए करनी है वो है भावनाओं को नाम दें। जैसे कैसे करें? एक भावनाओं का चार्ट अगर आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे मिल जाता है, इमोशंस चार्ट करके आता है। उसमें बहुत सारी भावनाएं हैं। विभिन्न भावनाओं के बारे में बात करें अपने बच्चे से। बच्चे को ये समझाना कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, बीइंग अपसेट, ये अलग अलग भावनाएं हैं। हम अपने बच्चों की फीलिंग्स की वोकैबुलरी को बढ़ाएं और जब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जब वो अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, तो उनको ये सिखाएं कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो। आप सैडनेस फील कर रहे हो या आपको गुस्सा आ रहा है। इस तरह से मैंने यही एग्जाम्पल रवि के पेरेंट्स को भी दिया और उनसे कहा गुस्सा और सैडनेस से परे इमोशंस को पहचानना सीखें। जैसे कि आई एम फीलिंग इनसिक्योर, आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड, आई एम फीलिंग लोनली। इससे रवि अपनी फीलिंग्स को अपने बात करने के तरीके में या एक्सप्रेस करने के तरीके में सक्षम हो गया, क्योंकि वो अपनी डिफरेंट इमोशंस को नाम देने लग गया। दूसरी चीज़, जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं या किसी भी लेवल की इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसमें एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमें ये दिखाना होता है एज अ पेरेंट कि हम अपने बच्चे की बात को सुन रहे हैं। आपको कैसा लगेगा अगर आप बात कर रहे हैं और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ लगातार मोबाइल पे लगे हुए हैं? तो आपको लगेगा, मुझे तो लग रहा है मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसे आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी बात को सुना जा रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं, अपने बच्चों को ये हुनर सिखाते हैं, ये स्किल सेट सिखाते हैं, तो हम जब अपने बच्चों से बात कर रहे हैं हमारा पूरा ध्यान उनकी बात पर हो। मोबाइल हो या किचन में खाना बनाते वक्त हम अपने बच्चों से बात नहीं करें, ऑफिस का काम करते वक्त अपने बच्चों से बात नहीं करें। आंखों में आंखें डालकर सुनना एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे को ये समझने में या किसी को भी ये समझने में कि ये मेरी बात को तवज्जो दे रहे हैं, ये मेरी बात को समझ रहे हैं। दूसरी बात, जब हम एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों को बीच में मत रोकें। आपके बच्चों की बात इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये दिखाना, ये दर्शाना कि जो वो कह रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अपने बच्चों की बातों को जज मत करें। वो कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनसे कहना तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुमको ही पता नहीं है, कोई बात है करने वाली, ऐसे नहीं बात करें। बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। रवि के पेरेंट्स ने उसकी बातों को जज करना बंद कर दिया और सिर्फ सुनना शुरू किया। एक बार जब उसे लगा कि वो सुना जा रहा है, वो खुलकर बात करने लग गया अपने पेरेंट्स से। तीसरी चीज़, इमोशनल कोचिंग। हर इंसान हर तरह की क्या मल्टीपल तरह की इमोशन से गुजरता है।
अब इन इमोशंस, चाहे वो सैडनेस हो, लोनलीनेस हो, अपसेट हो, खुशी हो, इन सब इमोशंस को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। सीखने के अवसर के रूप में इसे देखें। वो कोई भी जाके बच्चा को नहीं, मम्मी आई एम फीलिंग लोनली टुडे, व्हाई आर यू फीलिंग लोनली, व्हाट इज द रीजन टू फील लोनली, यू हैव टॉयज टू प्ले, यू हैव दिस, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम क्यों लोनली फील कर रहे हो। जैसे ही आपने उसकी इस शब्द का रिएक्शन ऐसा शो किया, तो बच्चे को लगता है ये फीलिंग को तो मुझे महसूस ही नहीं करना है, ये तो अच्छी फीलिंग नहीं है, मम्मी पापा को फीलिंग अच्छी नहीं लगती। दैट इज नॉट द वे टू डील विद द चाइल्ड्स इमोशनल फीलिंग्स। जब वो कोई भी इमोशन के साथ आपसे बात करता है, कहता है आई एम फीलिंग लाइक दिस, आई एम फीलिंग लाइक दैट, उसको एक्सेप्ट करना। इमोशन कोई भी हो, उसको खराब या गलत या अच्छा लेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर ज़रूरत है कि अगर बच्चा आपसे कहता है आई एम फीलिंग लोनली, तो आप उससे ये पूछें कि बेटा आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। इससे डील करने के लिए या इस इमोशन को चैनलाइज ठीक से करने के लिए आपको क्या हेल्प की ज़रूरत है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट टू से what a stupid feeling you're feeling, why are you feeling lonely, why are you feeling sad, you have everything. You cannot talk to your child like this, because then your child will never develop emotional capabilities to deal with the various emotions he'll go through his life. चौथी बात, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन जो हमें भी खुद भी करनी चाहिए, वो एक ऐसा स्किल सेट है जिसमें हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि उनकी इमोशंस जो भी हैं उसको डील करने की ताकत उनके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज, गहरी सांस लेना, 10 तक गिनने की टेक्निक। एक घर में या अपने बच्चे के कमरे में काम डाउन कॉर्नर बना सकते हैं। वो एक छोटी सी चेयर हो सकती है, उसके पास एक टेबल हो सकती है जिस पे एक पानी का ग्लास रखा जा सकता है। जब भी बच्चा बहुत एंशियस फील करे, सैड फील करे, लोनलीनेस फील करे, उसको कह सकते हैं आप अपनी उस मैजिकल सेल्फ रेगुलेशन चेयर पे बैठना चाहते हो। उस चेयर पे बैठने का मतलब ये है कि बच्चा वहाँ जाके बैठ के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकता है। जब वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेगा तो उसका जो दिमाग है वो ठंडा होता है, जिससे उसको अपनी इमोशन समझने की कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही ये आदतें सिखाएंगे, माइंडफुलनेस की, काम डाउन होने की, मेडिटेशन की, 10 तक गिनने की, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस, आगे चलकर, क्योंकि ज़िंदगी में इमोशंस का उतार चढ़ाव तो रहता ही है, आगे चलकर आपके बच्चे को इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अपने इमोशंस को सेल्फ रेगुलेट करना सीखेगा और उसको गुस्से के एपिसोड्स भी बहुत कम होंगे और वो कंसंट्रेशन भी उसकी बढ़ेगी। तो ये एक चौथा पॉइंट है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। पांचवा, एम्पैथी का विकास। अब एम्पैथी किस चीज़ को हम कह सकते हैं, एम्पैथी का मतलब क्या है। एम्पैथी का मतलब है कोई भी सिचुएशन को दूसरे के पर्सपेक्टिव से समझना, दूसरे के पर्सपेक्टिव की चर्चा करना। बुक्स और मूवीज़ जब हम बच्चे देखते हैं बुक्स, तो आप बुक्स को पढ़ा रहे हैं, जब मान लीजिए आपने उसको स्नो वाइट की कहानी सुनाई, आपने जब उसको कहानी, तो आप उसको पूछ सकते हैं बेटा आपको क्या लगता है स्नो वाइट जब उस घर में गई तो वो कैसे फील कर रही थी। आप ये पूछ सकते हैं। वो पिक्चर देखता है बच्चा, मान लीजिए उसने तारे ज़मीन पर देखी है, तो उससे ये पूछना कि बेटा आपको क्या लगता है कि जो बच्चा था इसको क्या फीलिंग हो रही होगी, क्या इमोशंस हो रही होगी, ये उसको सिखाना एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों के साथ कहीं ना कहीं कोई कम्युनिटी सर्विस करना। हो सकता है आप बच्चों को लेके ओल्ड एज होम में जा सकते हैं, हो सकता है आप अपने बच्चों को लेके एनिमल शेल्टर में जा सकते हैं, उनको वॉलंटियर वर्क के लिए इनकरेज करना। जब बच्चे दूसरे लोगों को देखते हैं जिनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, जिनके चाहे वो एनिमल्स हों, एनिमल शेल्टर में, चाहे ओल्ड एज होम में ओल्ड लोग हैं या घर में ही ओल्ड लोग हैं, जब आप उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका देते हैं, उनको हेल्प करने का मौका देते हैं, तो उनकी एम्पैथी जो है वो डेवलप होती है। ये करने से उनको
वो एक सेंसिटिव और काइंड इंसान बनते हैं। उनको लगता है ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे बोझ मेरे में ही है, मेरे पास एक अच्छी गेम नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है। जब बच्चे अपने से जो ज़्यादा चैलेंज लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उनमें कृतज्ञता का भाव बढ़ता है, ग्रैटिट्यूड बढ़ता है। सो कोशिश करें कि उनको वॉलेंटियर वर्क का मौका दें, उनको कम्युनिटी सर्विस का मौका दें। छठी चीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहा है तो समस्या को क्लियरली डिफाइन करें, उस पर उसके सोल्यूशन पर ब्रेनस्टॉर्म करें। सोचें अगर ये हम इसका जवाब करेंगे कि हम इस रास्ते पे जाएंगे तो इसका ये रिजल्ट होगा, यहाँ जाएंगे तो इसका ये रिजल्ट होगा। उन सॉल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद बेस्ट सॉल्यूशन निकालें। इससे बच्चे की जो थिंकिंग है उसका अप्रोच फ्लेक्सिबल होता है। वो ये नहीं सोचता कि इस चीज़ को सॉल्व करने का एक यही तरीका है, वो सोचता है कि इस चीज़ को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। रवि ने सीखा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस कैसे कैसे हो सकते हैं। उसने थोड़ा जाके जब उसकी हिचकिचाहट कम हो गई अपने पेरेंट्स के साथ बैठता था, या पेरेंट्स उसको इनकरेज करने लगे कि बेटा हमको लग रहा है कि हम ये चीज़ करें या नहीं करें। इस घर में उनको फ्रिज नया चाहिए था तो उसने रवि को इंक्लूड किया और रवि को कहा बेटा जरा तुम थोड़ी रिसर्च करो, ये इतने मॉडल्स आ रहे हैं, प्राइस की रिसर्च करो और थोड़ा बताओ कि हमें कौन सा फ्रिज खरीदना है। इससे बच्चे को एक फ्लेक्सिबल अप्रोच का समझ में आया, उसको रिसर्च करना समझ में आया। उसने ये देखा कि मैं अपनी रिसर्च से अपना टाइम अप्रोप्रिएटली यूज़ करके मैं एक तरह से अपने पेरेंट्स को एक चार्ट बना के दे सकता हूँ कि ये सैमसंग का जो फ्रिज है ये इतने का था, ये जो LG का है ये इतने का है, इसके ये एडवांटेजेस हैं, इसको 3 स्टार रेटिंग है, इसको 2 स्टार रेटिंग है। और उसने अपनी रिजिड थिंकिंग को कम कर दिया। 7वां पॉइंट, इमोशनल वोकैबुलरी। बच्चों को रोज़ अपनी कोई ना कोई नई फीलिंग होती है। अब इस नई फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए उसको नए वर्ड सिखाएं, इमोशंस की इंटेंसिटी के बारे में बताएं। बुक्स और स्टोरीज द्वारा उसकी वोकैबुलरी को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा 10 साल से ऊपर का है या 8 साल से ऊपर का भी है तो उसको एक छोटी सी किताब ला के दें और उसको वो फीलिंग्स जर्नल बना सकता है। अगर अपने बच्चों को अपनी फीलिंग्स की वोकैबुलरी बढ़ाते हैं तो वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करते हैं, वो अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उनकी क्या इमोशन उस वक्त चल रही है। अगर हम सिर्फ गुस्सा, हंसी, खुशी और अकेलापन यही 4 शब्द आते हैं तो हम अपनी हमारी कोई भी इमोशन, हज़ारों तरह की इमोशंस होती हैं लेकिन हमारे पास ये 4 ही वर्ड्स हैं तो अधिकतर तौर पे हम अपनी इमोशंस को एक्यूरेटली नहीं बता पाएंगे। हम नहीं बता सकते तो बच्चे कैसे बताएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। 8वां पॉइंट, रेजिलियंस का निर्माण। रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस वो चीज़ है कि जब जिंदगी में चीज़ें जो हम चाहते हैं वो नहीं होती तो हम थक हार के ना बैठ जाएं। हम अपने फेलियर्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाएं, एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें और छोटे छोटे चैलेंजेस से शुरू करें और प्रोग्रेस पे फोकस करें। ये मत सोचें अरे मैं नहीं करती रहती हूँ, ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा, और यू गिव अप। नो, रवि के पेरेंट्स ने उसके हर अटेम्प्ट को वैल्यू देना शुरू किया। वो अगर मैथ्स के एग्ज़ाम में उसके 50 आ रहे थे और 52 मार्क्स भी आए अगले सेमेस्टर में तो उन्होंने उसकी एप्रिसिएशन की। रिजल्ट अच्छा आए या बुरा आए उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया, उन्होंने ये देखा कि हमारे बच्चे ने कितनी मेहनत की है। इससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ा और वो किसी भी चीज़ से हार नहीं मानता था। कोई बात नहीं, अगर इस बार मम्मी मैंने अच्छा नहीं किया, अगली बार मैं ज़्यादा अच्छा करूँगा। सो ये रेजिलियंस की एबिलिटी को बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना। 9वां पॉइंट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे करें। अगर हम अपने आप को ही देखते हैं हमारा कोई फ्रेंड है, उसका कोई अच्छा टाइम नहीं जा रहा है या उसकी लाइफ में कोई चैलेंज है, हम कितने प्यार से उसको समझाते हैं, कितने अच्छे से बोलते हैं कोई बात नहीं, ये तो समय का टाइम है, यू कीप डूइंग व्हाट यू हैव टू डू, यू विल इम्प्रूव। हम कोई भी नेगेटिव बात अपने दोस्त को नहीं दिखाते। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब आपके ऊपर कुछ
टफ टाइम आता है या आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, आप अपने आप से कैसे बात करते हैं? मोस्टली मैंने अपनी रिसर्च में, मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ ये देखा है, अधिकतर लोग सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं अपने बारे में, कभी भी पॉजिटिव नहीं कहेंगे। हमारी तो ज़िंदगी ऐसी है, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई, मेरा तो ज़िंदगी में कुछ होने वाला ही नहीं है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है, द पावर ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एफर्मेशंस सिखाएं, बच्चे को भी सिखाएं, आई एम गुड, आई एम इनफ, आई कैन डू दिस। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली आती है, क्योंकि हमारे माइंड में फ्लाइट फियर रहता है। हम जब भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है, हम उसको मानने को ज़्यादा जल्दी तैयार रहते हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को उन्हें चैलेंज करना है, उन्हें अपनी इन्नेट स्ट्रेंथ्स या कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करना है। सेल्फ कंपैशन सिखानी चाहिए उनको। जब रवि को मैंने ये सिखाया कि बेटा आप अपनी सेल्फ टॉक को रिकग्नाइज करिए और उसे पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करना सीखिए। जैसे मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, उसकी जगह में आप ये कह सकते हैं, मैं हर रोज़ थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ। उसने इस चीज़ को मॉडल किया, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसने इस चीज़ पे काम किया, एंड स्लोली हिज नेगेटिव सेल्फ टॉक बिकेम अ थिंग ऑफ द पास्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोल मॉडलिंग। आप एज अ पेरेंट अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं? आप अगर कोई गलती करते हैं तो आप अपोलोजाइज करते हैं? क्या आपकी एक सेल्फ केयर रिचुअल्स या रिजीम है? आप अपने लिए टाइम निकालते हैं? आप अपने लिए सेल्फ कंपैशन शो करते हैं? आप गाली गलौज नहीं करते? आपका माइंड सेट पॉजिटिव है? आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, प्रेयर करते हैं, आप कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं। अगर आप ये सब करते हैं तो उसको रोल मॉडलिंग कहा जाता है। बच्चा आपको देख के वो सब सीख रहा है। जब आप अपनी इमोशंस को अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे, जैसे मैंने रवि के पेरेंट्स को कहा, तो उन्होंने अपनी इमोशंस को भी एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। जब उन्हें गुस्से में कुछ कहा तो उन्होंने उसके बारे में माफ़ी मांगी और अपनी इमोशंस के बारे में ओपनली बात की। इस चीज़ को करते हुए अपने बिहेवियर से उन्होंने रवि को सिखाया कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप की जा सकती है। 6 महीने की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद रवि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ और उसकी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? स्कूल में उसके रिलेशनशिप्स बेटर हुए, टीचर्स ने उसके पॉजिटिव बिहेवियर की एप्रिसिएशन करनी शुरू हुई, स्पोर्ट्स टीम में उसका सिलेक्शन हो गया, फैमिली के साथ उसकी कम्युनिकेशन, चाहे उसके फादर के साथ, चाहे मदर के साथ, चाहे उसके छोटे भाई के साथ, इम्प्रूव हुआ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये 10 टेक्निकें सिर्फ रवि के लिए नहीं हैं या उसके पेरेंट्स को के लिए नहीं हैं, ये हर बच्चे के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं। याद रखें, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बातें, एक तो डेली कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ 10 मिनट रोज़ काफ़ी है। रिजल्ट जो इसका है, ऐसा नहीं कि आज प्रैक्टिस किया और कल रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धैर्य रखें, पेशेंस रखें। ये प्रैक्टिसेस अगर आप भी करेंगे तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, विच विल हेल्प यू टू बिकम मोर सक्सेसफुल इन एवरीथिंग दैट यू डू। अपने बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाकर आप उन्हें ज़िंदगी की वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स देते हैं। ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, मेरे वीडियोस पसंद हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें से कौन सी टेक्निक को ट्राई करेंगे। हमारे इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बहुत कम लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको कोई भी चैलेंज लाइफ में फेस हो रहा है, हमें लिख के भेजिए, कमेंट्स में डालिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।